रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स पढ़ी थी। हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाली एग्जांपल पढ़ ली थी। इसके बाद हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। आज हम सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, यानी ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये एक स्मॉल बॉब पर मुश्तमिल होती है। बॉब कहते हैं इस ये जो गोला सा बना हुआ है गेंदनुमा, इस बॉल पर ये मुश्तमिल होती है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, एक किसी स्ट्रिंग के साथ या किसी रस्सी के साथ ये इस तरह लटकाई गई होती है और उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है जी l उसने बताई है। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, वो रस्सी अपनी अपर एंड से फिक्स होती है, यहाँ से वो फिक्स हुई हुई होती है, मूव नहीं कर सकती। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ ज़ीरो एंड द बॉब इज़ स्टेशनरी। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लें या मीन पोजीशन कह लें, इस पोजीशन पर इस पर जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है और बॉब जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। अब नेट फोर्स ज़ीरो किस तरह होती है? नेट फोर्स होती है जी सम ऑफ ऑल फोर्सेस। नेट फोर्स को अगर हम लिखें मैथमेटिकल फॉर्म में तो नेट फोर्स हमारे पास होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन एफ आपने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। ये समेशन का साइन है, समेशन सिग्मा, इसको हम समेशन बोलते हैं, यानी ये जितनी भी चीज़ें होते हैं उनको सम कर देता है। तो अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम कहते हैं जी हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं। एक तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। तो ये वेट अगर आप देखें डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतना ही इस रस्सी के अंदर टेंशन होगी, खिंचाव होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो मतलब जितना वेट लग रहा है उतनी ही टेंशन लग रही है। तो टेंशन और वेट जो है वो अपोजिट हैं और इक्वल हैं। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और जो समेशन है वो ज़ीरो बचती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस इधर 10 न्यूटन का वेट जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है, वेट भी फोर्स होती है ना, इसका यूनिट न्यूटन होता है। 10 न्यूटन का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो 10 न्यूटन की ही टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो अपोजिट हैं, जब इनको प्लस करेंगे तो एक के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस आएगा, क्योंकि अपोजिट हैं, एक का साइन जो है वो चेंज होगा। तो 10 - 10 जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस यहाँ पे ज़ीरो हैं, इसलिए नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी कि पोजीशन ओ के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है और बॉब जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पर है, वो रेस्ट पर है। द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, सॉरी, नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। अब इसी बॉब को अगर हम यहाँ से डिस्प्लेस करके ए पोजीशन पर ले आए, ये इसकी ए पोजीशन है, यहाँ पर अब बॉब आ गया है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है। द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो एज फिगर, जैसे कि वो कह रहा है फिगर में दिखाया गया है कि अब यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसिल द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। अब इस पॉइंट की भी मैं आपको समझाता हूँ। अब हुआ क्या है, यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट्स बन गए हैं। अब वेट इस तरफ तो एक्ट करता नहीं है, वेट तो बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट करता है। जहाँ पे बॉडी होगा उसके बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ पे है तो डाउनवर्ड कर रहा है, यहाँ पे है तो डाउनवर्ड करेगा, यहाँ पे है तो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बॉडी जहाँ पे भी होगा वेट बिल्कुल नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ एक्ट करेगा। अब अगर आप एक एग्जांपल समझे, मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो समझाता हूँ कि आपके पास एक टेबल है, टेबल को आपने घसीटना है।
या कोई बॉक्स है, इसको आप घसीट रहे हैं, फोर्स आप लगा रहे हैं, ये आप फोर्स लगा रहे हैं, इसको यहाँ से इस तरफ खींच रहे हैं, तो ये इधर ही मूव करेगा ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये तो फोर्स जिस सिमत में लग रही है उसी सिमत में जो बॉक्स है वो मूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये बॉक्स पड़ा हुआ है या कोई टेबल पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से रस्सी डाल लेते हैं इस वाले कोने से इस तरफ, तो इस तरह आप खड़े होकर यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से पकड़कर आप इसको खींच रहे हैं, इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो होगा क्या, ये इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। आप इसको खींच कर देख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल हॉरिजेंटल फ्लोर के ऊपर आपका जो फर्श है, ज़मीन है, उसके ऊपर ही बिल्कुल ये इस तरफ मूव करेगा। तो हुआ क्या है, अब अगर इसको हम एंगल थीटा कह लें कि ये हॉरिजेंटल के साथ जो हमने ये रस्सी डाली है या जो फोर्स लगाई है, ये अगर एंगल बना रही है थीटा, तो फिर इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक एफ़ का कंपोनेंट इस तरह बन जाएगा, आपने प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं, एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी नहीं है, ये एफ़ है, तो वो कॉस थीटा वाला होता है, तो इसको आप एफ कॉस थीटा लिख देंगे। इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको आप एफ साइन थीटा लिख देंगे। तो ये दो कंपोनेंट इसके बन जाएंगे। अब ये वाला कंपोनेंट जो है जो ऊपर की तरफ है, जितना कंपोनेंट ये है उतना ही नीचे नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो जिस टेबल पर हम घसीट रहे हैं या जिस ज़मीन फर्श पर घसीट रहे हैं उसके साथ रगड़ होगी ना, नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा, या आप इसका वेट भी कह लें, वेट की वजह से ही ये इसके साथ रगड़ खाता है ना। तो ये वाला कंपोनेंट और ये एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट होंगे। और एम जी कॉस थीटा जो है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो इस वजह से ये जो हमारा बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ना कि ये इस तरह ऊपर उठ जाएगा। तो उम्मीद है आपको कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी अभी भी समझ नहीं आई तो मज़ीद आप नाइन्थ में आपका एक आर्टिकल है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो उसको आप स्टडी कर लें, आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इस तरह कंपोनेंट्स हम ड्रा करते हैं किसी भी फोर्स के। अगर फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं लग रही तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और दोनों दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के 90 के एंगल पर होते हैं, इसलिए वो उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो चलें जी, हम अपना जो है सिंपल पेंडुलम उसमें देखते हैं कि वेट फोर्स के किस तरह कंपोनेंट्स हम ड्रा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वेट जो है डब्ल्यू या एम जी लिख लें, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बनेगा। अब हमारे पास थीटा क्या है, ये वाला थीटा है हमारे पास। अगर ये थीटा है तो फिर यहाँ पे थीटा होगा, क्योंकि थीटा जो है वो इस वेट के साथ वो एंगल है जो इस वेट के साथ बन रहा है। अगर यहाँ पे एम जी है तो यहाँ पे तो थीटा बिल्कुल ज़ीरो है, इस लाइन पे थीटा जो है वो ज़ीरो है। तो जैसे जैसे इधर हम मूव करवाते जाएंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, चलते चलते यहाँ तक ये थीटा बन गया। तो इसी तरह यहाँ से ये वाला थीटा है, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो मैंने आपको बताया एम जी कॉस थीटा होता है, और दूसरी साइड वाला जो इसके सामने वाला होता है वो एम जी साइन थीटा होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जब हम इस मैस को रिलीज़ करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा। हालांकि करना तो ये चाहिए ना कि ये इधर भी जाए, क्योंकि वेट इसका इधर भी एक्ट कर रहा है, इधर भी एक्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों साइड्स पे नहीं जाता। सेम उसी तरह जिस तरह आपने बॉक्स वाली या टेबल वाली जो एग्जांपल है वो देखी है कि एम जी कॉस थीटा जितना यहाँ पे लग रहा है उतनी ही टेंशन इस रस्सी में है टी, तो ये वाली टी और ये एम जी कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होती। और एम जी साइन थीटा जो है वो डाउन पीछे की तरफ जो है वो एक्ट कर रहा है,
तो ये वाला जो है रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, ये वाला कंपोनेंट वेट का इसको वापस लेकर आएगा अपनी पोजीशन ओ की तरफ। तो सिमिलरली जिस तरह आपने पीछे दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, बाकी सारा काम उसी तरह है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाली और बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली। यहाँ से ये बॉब एम जी साइन थीटा की वजह से, बस आपको ये बताना था कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एम जी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा है और स्पीड इसकी यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है, यहाँ पे ये रेस्ट में आकर रुक चुका है। छोड़ेंगे, वापस आएगा मीन पोजीशन के ऊपर, तो आते आते इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी और इस पोजीशन पर आकर एक तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसका वेट एम जी है, एम जी साइन थीटा वाला तो काम ही ख़त्म हो गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स या दूसरे लफ्ज़ों में आप एम जी साइन थीटा कह लें, वो यहाँ पे आकर ओ पर आकर ज़ीरो हो जाएगी और इसकी स्पीड जो है वो इधर से आते आते मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ये अपने स्पीड की वजह से, इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, ये आगे की तरफ मूव करेगा इसी डायरेक्शन में। फिर यहाँ पर आकर इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे इसके वेट के फिर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ एम जी कॉस थीटा बनेगा, एक इस तरफ एम जी साइन थीटा बनेगा। तो ये वाला एम जी कॉस थीटा और इस टी के साथ उसी तरह कैंसिल हो जाएगा और ये एम जी साइन थीटा जो है ये दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर इसको वापस ले आएगा। तो यहाँ जब आएगा फिर ये इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, आगे चलेगा। तो इसी तरह ये अपनी मैथ जो है इसको, सॉरी मोशन जो है इसको रिपीट करता रहेगा। तो देखते हैं जी आगे इसकी थ्योरी क्या लिखती है। वो कह रहा है जी, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। वो कह रहा है कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं है, इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं होगी, इस तरफ मोशन नहीं होगी, क्योंकि एम जी कॉस थीटा टेंशन टी को जो है वो कैंसिल कर देगा। हिंस देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो इस वाली डायरेक्शन के अंदर कोई मोशन नहीं होगी। अच्छा, द कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज रिस्टोरिंग फोर्स। एम जी साइन थीटा जो है वो मैंने आपको बताया कि वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा और जो फोर्स मीन पोजीशन पे किसी बॉडी को ले आती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। बस वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बस आपने उनको इंग्लिश वर्डिंग के अंदर लिखना है कि एम जी साइन थीटा जो है वो इसको मीन पोजीशन ओ की तरफ लेकर आएगा, खींच कर लाएगा। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया, यहाँ पर उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, इनर्शिया की वजह से वो आगे की तरफ मूव करेगा। ड्यू टू इनर्शिया इट डज़ नॉट स्टॉप एट ओ रादर इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो वो ओ पर रुकने की बजाय बी की तरफ मूव करता है। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड्स बी द वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रही है। तो बी पर जाकर ज़ीरो हो जाएगी। ये सारी बातें आप पिछली एग्जांपल्स में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉब बिकम ज़ीरो एज इट रीच द पॉइंट बी। जैसे ही वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा जी, द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ से एम जी साइन थीटा जो है वो अभी भी इसको वापस खींचेगी मीन पोजीशन की तरफ और फिर वो पोजीशन ओ पर आएगा। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो वो इस एम जी साइन थीटा की वजह से फिर ओ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूज इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन ओ। अब इस एम जी साइन थीटा की वजह से वो वाला जो बॉब है या जो हमारा बॉल है वो अपनी ओ के अलॉन्ग, ओ पोजीशन जो है उसकी मीन पोजीशन यहाँ पे होगी, उसके अलॉन्ग वो अपनी मोशन को रिपीट करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए टू ओ। जब पॉइंट ए यानी अपनी मैक्सिमम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए से जब वो ओ की तरफ आ रहा होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स
रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये भी हमें पता है विच एक्ट्स टू वर्ड्स ओ, जो हमेशा ओ की तरफ लगती है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ लग रही होती है रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस केस में एम जी साइन थीटा है। Therefore acceleration of the bob is always directed is also directed to O। तो फिर हमें पता चल रहा है कि हमेशा इस बॉब का एक्सेलरेशन जो है वो O की तरफ ही डायरेक्ट करता है, क्योंकि ये जिधर भी जाता है वापस O की तरफ आ रहा होता है। सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम O टू B, जब O से B की तरफ आता है तो इट्स स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये सारी ऊपर वाली बातें हो चुकी हैं, तो इसको बेशक आप स्किप कर दें। यहाँ से आप लिख दें कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above discussion that इट इज़ क्लियर फ्राम द अबव डिस्कशन दैट, यहाँ पर लिख कर यहाँ तक इधर आ जाएं जी, नीचे वाली लाइन पर, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये सारी डिस्कशन इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो हम ऊपर बातें करके आ चुके हैं। तो यहाँ से आप बता दें कि ये क्लियर हो चुका है इस डिस्कशन से कि एक्सेलरेशन, इस बॉब जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्ट करेगा कहाँ पे, टू वर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो जब टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ओ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो फिर हिंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर इसकी मोशन जो है हम कह सकते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और उसकी मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो फिर उसको हम सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। तो वी हैव द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 2πL/g। तो ये इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है। इसका प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, वो मैं नहीं करवाता, बस आप इस फार्मूला को ही याद रख लें, क्योंकि इसका प्रूफ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ये फार्मूला यूज़ करके आप टाइम पीरियड जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड मैंने कल भी आपको बताया था, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। एक पूरा साइकिल, यानी अगर इस एक्सट्रीम पोजीशन से हम छोड़ें तो ये अपनी मीन पे जाए, फिर अगली एक्सट्रीम पे जाए, फिर वापस मीन पे आकर यहाँ पर ये आ जाए, तो इस सारे को एक वाइब्रेशन बोलते हैं। या यहाँ से ये अगर स्टार्ट हो, इधर जाए, फिर ये इधर आए और यहाँ से फिर वापस उसी पोजीशन पर आए, तो इस पूरे एक साइकिल इसको कहते हैं, या इसको पूरा एक वाइब्रेशन कहते हैं। तो जितने टाइम के अंदर ये अपनी एक वाइब्रेशन या अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा उसको हम इसका टाइम पीरियड बोलेंगे, और उसका फार्मूला जो है वो 2πL/g है। इस फार्मूला से उसको हम फाइंड कर सकते हैं टाइम पीरियड को। अच्छा जी, अगर आप पिछले पेज पर आएँ तो यहाँ पे एक और चीज़ उसने लिखी हुई है, द रिस्टोरिंग फोर्स दैट causes द पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg साइन थीटा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है वो इसका कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी डब्ल्यू का, वेट फोर्स का या ग्रेविटेशनल फोर्स का, mg साइन थीटा वाला। और ये होता है जी टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मोशन, ये इसके पाथ की मोशन के टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम देखें एक सर्कल को, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल बिल्कुल गोल होता है, आप बिल्कुल इसको ना गोल ही कंसिडर करें। तो टेंजेंट क्या होता है, असल में मैं बताना चाह रहा हूँ टेंजेंट के बारे में, टैन या टेंजेंट, टेंजेंट को। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो इसको बिल्कुल एक ही पॉइंट से कट करे, एक पॉइंट पे टच करे इसके। अगर ये लाइन इस तरह हम ड्रा करें जो बिल्कुल एक पॉइंट पर इसको टच करे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ये इस सर्कल के टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ से इसका टेंजेंट ये होगा, फिर अगले पॉइंट से इसका टेंजेंट ये होगा, फिर इसी तरह आगे इसका टेंजेंट ये होगा, तो इस पॉइंट से टेंजेंट ये होगा। तो इस तरह ये टेंजेंट होते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है कि इस तरह इसको अगर हम इस तरह बढ़ाएं तो ये एक ही लाइन पे इसको टच कर रही है, इसी तरह इसके ऐसे टेंजेंट होंगे। तो ये सर्कल का टेंजेंट होता है। तो अगर इसके पाथ की हम बात करें तो ये भी सर्कुलर पाथ बनता है। आप देखें ना, अगर इस तरह ये मूव कर रहा है तो इसको आगे ऐसे कंप्लीट करें तो ये सर्कल बनाएगा ना, तो ये सर्कल बना रहा है। तो एम जी साइन थीटा जो होता है, यहाँ पे अगर हमारा बॉब है, यहाँ पे नीचे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
इधर इसका एम जी कॉस थीटा कर रहा है, तो इस तरफ जो इसका एम जी साइन थीटा होगा वो इसके टेंजेंट होगा। यहाँ पे इस तरफ होगा, फिर यहाँ से नीचे होगा, सॉरी इधर नहीं होगा, इस तरफ होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ना इस वाले कंपोनेंट पे। ये एम जी कॉस थीटा वाला है और ये एम जी साइन थीटा वाला, इन दोनों के दरमियान एंगल ये वाला जो बनेगा ये 90 का बनेगा इस तरह। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे इस तरफ होगा, इसी तरह आगे इसका टेंजेंट चलता आएगा, इस तरह होगा, आगे से फिर इस तरह होगा। तो ये जहाँ पे भी इसकी फोर्स जो होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो इसी तरह इसके टेंजेंट जो है वो इस सर्कल के टेंजेंट, इसका जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हमेशा टेंजेंट होगी इस पाथ की। ये वाला जो पाथ ये फॉलो करेगा ये हमेशा इसके टेंजेंट होगा। तो उम्मीद है आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि इस एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आपने याद रखना है हमेशा, सिंपल पेंडुलम के केस में हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होगी। यानी इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये हमेशा इस पाथ को एक ही पॉइंट पर मीट करेगी, टच करेगी। इसके बाद यहाँ पे उसने प्रूफ के बाद डेफिनेशन दी है, तो इसको आप वही याद करें जो मैंने समरी से बताई थी। ये भी वही वाली डेफिनेशन है, बहरहाल आप उधर से करें, वहाँ पे अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है और इसको आपने शुरू में लिखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाए ना और कहा जाए कि उसकी एग्जांपल्स डिस्कस करें तो पहले उसकी डेफिनेशन वो वाली लिखें, उसके बाद जो है वो उसकी एग्जांपल्स लिखें। या कोई एक एग्जांपल आ जाती है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करें या सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करें, तो या बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली आ जाती है। तो ये डेफिनेशन पहले वहाँ पे लिखें, उसके बाद अपना जो है वो एग्जांपल्स का प्रूफ शुरू करें। तो ये भी पढ़ लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ये भी वही बातें हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा हो और फिर नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के हो, जिस तरह आपने पढ़ा था एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्ट करे मेन पोजीशन की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन अदर वर्ड्स ये वाली भी रहने दें, बस अब वो इस समरी से याद कर लें। इसके बाद है जी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बहुत ही अहम फीचर्स। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये बात तय है कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वो फिर एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेगा यानी थरथराएगा, इधर उधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी। उस फिक्स्ड के अलोंग वो जहाँ पे भी जाएगा वापस उसी पे आएगा, जिधर भी जाएगा वापस उसी पे आएगा। तो ये इस तरह वाइब्रेट करेगा। इसके बाद है इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसका भी मतलब तो वही है कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं होगा। उसको जहाँ पे भी छोड़ेंगे वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। उसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा और फिर वो एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेगा। उसको जहाँ पे भी छोड़ेंगे, वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि वो इधर भी जाएगा फिर आकर रुकेगा नहीं, आगे जाएगा फिर रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन जो है जिसके अलोंग वो वाइब्रेट करेगा वो एक फ़िक्स होगी। वो अपनी पोजीशन जो फिक्स्ड पोजीशन है उसको चेंज नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि वो मेन पोजीशन की तरफ ही एक्सेलरेशन उसका टेंड करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात भी कंफर्म है कि उसके एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है जी, मीन पोजीशन से उसका जो है एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन। जब वो इस तरह मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप होगा, जो भी है आपके पास पेंडुलम है या मैथ स्प्रिंग सिस्टम है या बॉल एंड बाउल है, मीन पोजीशन ओ के ऊपर उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे उसकी स्पीड भी ज़ीरो होगी क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो होगी।
ये इसको खींच नहीं हो रही होगी, बिल्कुल ये रेस्ट पर होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो होगा। रेस्ट पर होने का मतलब ही यही है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर, इधर वाली पर या इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम स्पीड होगी इसके अंदर। इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द पोजीशन ऑफ, वेलोसिटी जो है वो इसके अपोजिट होगी एक्सेलरेशन के। वेलोसिटी यहाँ पर आते आते मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो v होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये रुकेगा, फिर ये वापस चलेगा। अच्छा, ये आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर इनिशियली, जब इनिशियल कंडीशन पर ये रुका हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि ये रुका हुआ है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अच्छा, फिर जब हम इसको मूव करवाएंगे, जब ये मोशन फॉर्म के अंदर होगा, जब यहाँ से ये हरकत करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू करेगा, फिर यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी, और यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर ये रुकेगा नहीं, ये आगे चलता रहेगा। तो वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस पर जाकर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती रहेगी, और मीन पोजीशन से जब ये गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये बातें थी, ये इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स थे या करैक्टरिस्टिक्स थी, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अब इसकी डिफरेंट टर्म्स जो है उनको हम पढ़ते हैं, विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खसूसियात हैं जो इसको करेक्टराइज करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ऊपर वाले इसके फीचर्स थे, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये इस वाइब्रेशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन है। वाइब्रेशन क्या होता है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, ये इस तरह का पूरा चक्कर किसी बॉडी का, एक पूरा साइकिल, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। इस पूरे चक्कर को, पूरे साइकिल को, जिसको हमने वाइब्रेशन का नाम दिया है, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, ये टर्म भी मैंने आपको बताई थी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। अब जितने टाइम में वो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है उसको तो टाइम पीरियड कहते हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर वो जितने वाइब्रेशंस मुकम्मल करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 1 सेकंड में अगर 10 वाइब्रेशंस करेगा तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। और इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, इसको 1/t लिखते हैं, और इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ होता है। और टाइम पीरियड जो है उसका यूनिट जो है वो सेकंड होता है। और हर्ट्ज़ को हम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t है ना, टी का यूनिट सेकंड है, तो 1/सेकंड यानी पर सेकंड। तो पर सेकंड हो या हर्ट्ज़ हो, ये एक ही बात है, पर सेकंड या हर्ट्ज़। इसके बाद है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्राम इट्स मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। किसी भी एक साइड की तरफ किसी बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम फासला जो तय करता है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला बॉब जो है यहाँ से इधर आया है, तो यहाँ से मेन पोजीशन से लेकर किसी एक साइड की तरफ जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब वो पॉइंट, मैक्सिमम इसका पॉइंट जहाँ तक ये जा सकता है, जिससे आगे ये नहीं जा सकता, तो मेन पोजीशन से लेकर उस पॉइंट तक का फासला जो है उसको हम बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा जी, एक और बात ऊपर उसने कही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल पेंडुलम जो है, इसकी मोशन जो है, सॉरी, इसका टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड और इसके मैस के इंडिपेंडेंट होता है। तो आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पीछे देखा है इसका, T = 2πL/g। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें मैस का कहीं भी जिक्र नहीं है और ना इसमें कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का या एम्पलीट्यूड का कोई जिक्र है।
तो फार्मूले में जब नहीं है तो फिर ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये जस्ट आपकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। जी भी कांस्टेंट होती है, आपको पता है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस पर भी जी पर भी डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन जी की वैल्यू चूँकि कांस्टेंट होती है इसलिए 2 पाई वैसे कांस्टेंट है। अगर जी की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर जी पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर चेंज नहीं होगी, एक ही रहेगी, तो फिर इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता और लेंथ पर डिपेंड करेगा। लेंथ जितनी हम ज़्यादा करते जाएंगे, चूँकि लेंथ पर जो है वो टाइम पीरियड डायरेक्टली वेरी कर रहा है। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे टाइम पीरियड उतना ज़्यादा होता जाएगा जितनी लेंथ ज़्यादा होगी। और जी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी की वैल्यू अगर हम ज़्यादा करते जाएंगे तो टाइम पीरियड हमारा जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह जब इसको कम करेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ना कि ये मैथ पर भी डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड भी नहीं करता। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। फार्मूला को देखकर हम गैस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अब 2 पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर तो डिपेंड करने से रहा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है, क्रिश्चियन हाइजीन्स इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656। 1656 के अंदर हाइजीन्स ने पेंडुलम क्लॉक जो है वो इन्वेंट किया। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो। उसने गैलीलियो जो है उसका वर्क, जो उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन पर गैलीलियो का जो वर्क था उससे उसने इंस्पिरेशन ली। who had discovered that all pendulums of the same length took the same amount of time to complete one full swing। वो कह रहा है कि जितने भी पेंडुलम है एक लेंथ जब उनकी सेम होगी तो फिर वो एक जितना टाइम लेंगे एक कंप्लीट स्विंग कंप्लीट करने में, या कंप्लीट जो वाइब्रेशन है, साइकिल है, स्विंग है, जो भी इसको आप बोल लें, उसको कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लेंगे जितना कि दूसरे लेते हैं। मतलब लेंथ जब उनकी सेम होगी तो वो टाइम एक जितना लेंगे, यानी उनका फिर टाइम पीरियड सेम होगा। चाहे उनका मास जितना भी हो, वो हल्के हों भारे हों, एक दूसरे से मास बेशक डिफरेंट हो सकता है। आप एक 10 kg लें, एक 20 kg लें, एक 50 kg लें, एक ही लेंथ वाले लें, तो फिर वो एक कंप्लीट जो ट्रिप है वो उतने ही टाइम में, एक जितने टाइम में करेंगे। ठीक हो गया? इस बात की समझ आपको आ गई होगी कि जो टाइम पीरियड है इनका सिंपल पेंडुलम्स का, वो मैस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लेंथ पे करता है। अगर लेंथ उनकी सेम है तो फिर उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा। हाइजीन्स डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर द टाइम। तो हाइजीन्स ने पहला क्लॉक जो है 56 के अंदर, 1656 के अंदर इन्वेंट किया, जो एक्यूरेट मेजर कर सकता था टाइम को। इसके बाद एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल पेंडुलम कह लें। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा जी, वो कह रहा है टाइम पीरियड फाइंड करें, सिंपल पेंडुलम का टाइम फाइंड करें, टी फाइंड करें, और फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करें। तो डाटा उसने क्या दिया हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग लेंथ जो उसने बताई है एल, वो 1 मीटर उसने बताई है। सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। एट अ लोकेशन वेयर जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है, उसने कहा है जहाँ पर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू उसने यहाँ पे बता दी है, बाज़ प्रॉब्लम्स के अंदर वो नहीं बताता। तो आपको खुद से पता होनी चाहिए जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसको आपने याद रखना है। लेंथ जो है वो चेंज कर सकता है, पेंडुलम की 2 मीटर कर देता है, 1 मीटर कर देता है, 4 मीटर कर देता है, तो ये चेंज हो सकती है। लेकिन जी की वैल्यू आपने याद रखनी है, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। फार्मूला आपको आना चाहिए, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G। ये है सिंपल पेंडुलम के केस में। अगर वो यहाँ पे मैथ स्प्रिंग सिस्टम देता तो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई M/K आपने पढ़ा था, T/2 पाई √M/K। ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाले केस में होता है। तो यहाँ पे आपने पेंडुलम वाला यूज़ करना है L/G।
अच्छा जी, टू। एक और बात कि जो हमारे पास है मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला, वो एम पे डिपेंड कर रहा है, मैथ्स पे डिपेंड कर रहा है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला जो है वो मैथ्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो पेंडुलम वाला है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, टू और पाई की वैल्यू ये भी आपको पता है 3.14 है। इसके बाद 1 मीटर लेंथ है, लेंथ की जगह पे एल की जगह पे 1 मीटर लिख दिया, और जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता है 1.99। और जो आपका टाइम पीरियड है इसका यूनिट आपको पता है कि सेकंड है। कैसे सेकंड है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर डायमेंशन देखें, ये वाला मीटर जो है ये इस नीचे वाले मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। और ये पर सेकंड स्क्वायर, नीचे पर सेकंड स्क्वायर है, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाकर इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। और ऊपर इसके स्क्वायर रूट है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे एस स्क्वायर का, सेकंड स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ सेकंड रह जाएगा, एस रह जाएगा। तो इस तरह भी आप इसका यूनिट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एस ही आता है, और आना भी चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड जो है उसका यूनिट सेकंड होता है। अगर इधर से आपका यूनिट सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने फार्मूला जो है वो गलत यूज़ किया है। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं इसका यूनिट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम वो उलट होती है, रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, 1/t होती है। तो 1 ओवर टाइम पीरियड आपने निकाल लिया है 1.99 सेकेंड, 1.99 सेकेंड इज इक्वल टू 0.50 हर्ट्ज़। तो इसका यूनिट जो है वो पर सेकंड होता है या हर्ट्ज़ होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाले में लिखा था। तो आपके पास ये फार्मूला है ना, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है 1/t। तो अगर आप टी की वैल्यू ये वाली पुट करें, 1/2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो उलट जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो फार्मूला हमारे पास आएगा 1/2 पाई जी ओवर एल, जी ऊपर चला जाएगा और एल जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला अगर आप यूज़ करना चाहें, मतलब अगर आप टाइम पीरियड ना निकालना चाहें। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा हुआ है तो पहले आप टाइम पीरियड निकालेंगे, जब टाइम पीरियड निकल आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे 1 पे, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि टाइम पीरियड ना फाइंड करें, तो आप टाइम पीरियड नहीं फाइंड करना चाहते, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ये वाला एफ इज़ इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर एल वाला, स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो इससे फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट भी आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, फिर आपको टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा पहले, वो फाइंड करके फिर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। इसी तरह मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला भी साथ मैं बताता जाऊँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की थी 1/t करके, तो ये आपका फार्मूला इस तरह आया था 1/2 पाई, और साथ ये m/k है तो k/m आपके पास आया था, k/m, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आया था। तो ये वाला, तो उम्मीद है आप लोगों को सिंपल पेंडुलम जो है उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। यहीं तक अपना लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।